गुड मॉर्निंग। आप कहेंगे कि ये क्या बेहुदा बात है, ये कोई सुबह का समय है, लेकिन आप चीज़ को समझिए। भारत ने अभी एक नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंट किया है। इस मोमेंट पर जब देश में चर्चा ये होनी चाहिए कि डिफेंस के अंदर एक सिग्निफिकेंट पोस्टिंग जो अब आई है, इस पोस्टिंग का पिछले एक साल के मिलिट्री इवेंट्स जो भारत की इतिहास में हुए उनको कैसे एनालाइज किया जाए, इसके बजाय अब एक पूरी लॉबी कुछ समय लगाकर अब वीडियोस बनाने जा रही है, जिन वीडियोस के तहत ये बात बोली जाएगी कि ये पोस्ट बेकार है, इस पोस्ट का ऑक्यूपेंट इररिलेवेंट है, और सबसे बड़ी बात, देश की मिलिट्री को खोखला करके एनिमी की मिलिट्री की बढ़ाइयाँ करने के लिए अब वीडियोस बनेंगे। तो यहाँ पर चीज़ को समझिए कि भारत ने जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को यहाँ पर बनाया है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के बनाए हुए भारत के अंदर पूरे के पूरे मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अंदर बदलाव को लाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। सबसे इम्पोर्टेंटली, अगर आप नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को समझते हैं तो आप एक चीज़ जानेंगे कि उन्होंने हमेशा इस पॉइंट का हमेशा उजागर करके ये बात बोली है कि पहली बात, ऑपरेशन सिंदूर से और भारत को पिछले लगभग एक साल के हुए मिलिट्री इवेंट्स, जिनमें मिलिट्री वॉर्स और अलग अलग प्रकार के वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उससे ये क्लियर लेसन मिला है कि एयर पावर एक सेंट्रल फीचर है मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स का। और एयर पावर के लिए आपको चाहिए एयर डोमिनेंस। एयर डोमिनेंस में आपका सबसे पहला एडवांटेज होता है कि आप प्रिसिशन बेस्ड अटैक्स अपने एडवर्सरी पे कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एयर डोमिनेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मानना है, उनकी अगर आप राइटिंग्स और उनकी स्पीचेस को सुने तो वो ये कहते हैं कि पहली बात, कभी भी एयर डोमिनेंस परमानेंट नहीं होता। एयर डोमिनेंस कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि पायलट्स जो होते हैं उनकी रोटेशन की आवश्यकता है, एयरक्राफ्ट जो प्रयोग किए जाते हैं उनको मेंटेनेंस की आवश्यकता है, एनिमी आपके रनवेज को टारगेट कर सकता है। तो उनका मानना ये है कि इस मोमेंट पर भारत को नए जेट्स खरीदने के बजाय सोल्यूशन ये करना चाहिए कि उसको अपने एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को बिल्ड करना, अपने एयर बेसिस को डिस्पर्स कर देना और यहाँ पर रनवे रिपेयर फोर्स क्रिएट करना, ताकि अगर एडवर्सरी और एनिमी आपके रनवेज को टारगेट करता है तो उसका रिपेयर इंस्टेंट और इमीडिएट हो। ये सोच और ये पॉइंट जो अभी नए अपॉइंटेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिन्होंने अब कमान संभालनी है अगले महीने, इनका ये थॉट है। इस थॉट पे चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी किसी और उल्टे पॉइंट पर कि देखिए ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ गए लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के पास ज़्यादा जहाज है। तो ये चीज़ को पहली बात समझिए। दूसरा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अब अपॉइंट हुए हैं, इनकी फिर पिछले कुछ महीनों की स्पीचेस और राइटिंग्स जो इन्होंने स्ट्रेटेजिक लेवल पर करी हैं, उनमें इन्होंने कई बार ये बात बोली, गौर कीजिए इस पॉइंट पर, कि हाई टेक वॉर्स जो फ्यूचर वॉर्स हैं उसमें आपको सैटेलाइट की आवश्यकता है, प्रिसिशन वेपन्स की आवश्यकता है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर लड़ाई एट्रिशन की है। एट्रिशन का मतलब ये है कि एडवर्सरी यानी कि आपका जो एनिमी है वो ये कोशिश करेगा कि आपके वो इन प्रिसिशन वेपन्स को टारगेट करे। इस कॉन्टेक्स्ट में इनका मानना ये है कि भारत जैसे देश को ये इंश्योर करना है कि पहली बात, इस हाईटेक वॉर में उसके पास एक एडिक्वेट लेवल का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अगर आपका एनिमी मिसाइल्स आपके जो हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट करे तो आपके पास मिसाइल का रिप्लेसमेंट, आपके पास इंटरसेप्टर्स का रिप्लेसमेंट, आपके पास एमुनिशन यानी कि असले का रिप्लेसमेंट और आपके पास ड्रोन्स का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का थॉट ये है कि भारत को आत्मनिर्भर होना बहुत क्रूशल है, क्योंकि आज एरा है मिसाइल वॉर का। मिसाइल वॉर के एरा का मतलब ये है कि मिसाइल्स जो हैं वो ये इंश्योर करती हैं कि जो आपका रिएक्शन टाइम है, यानी कि किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करने का टाइम है, वो कंप्रेस्ड हो जाए। मिसाइल्स आपके दूसरे एनिमी की टेरिटरी के अंदर ऑपरेशन करने की डेप्थ को एक्सपेंड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मिसाइल्स आज की डेट में कामयाब आपके वॉरफेयर में तभी होंगे, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अपनी राइटिंग्स में उजागर किया है, कि जब नंबर 1 प्रोडक्शन लाइंस
आपके पास स्ट्रॉन्ग होंगी, आपके पास वेंडर्स देश के होंगे, विदेशी नहीं होंगे, आपके पास स्टॉक्स एडिक्वेट होंगे, आपके पास प्रोपल्शन सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी, वॉरहेड्स, गाइडेंस कंपोनेंट्स जितने होते हैं मिसाइल्स को लेकर, उन सब का पूरा इकोसिस्टम आपके पास डोमेस्टिक होगा। फिर मैं बोलूँगा चर्चा इस पॉइंट पर नहीं होगी, चर्चा इस पॉइंट पर होगी कि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ गए लेकिन चाइना ये कर रहा है। आप अपने देशवासियों को बताइए कि सर आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सोच क्या है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की फिर से कुछ राइटिंग्स अगर आप देखें तो उनमें उन्होंने कई बार ये उजागर करके ये बात बोली है कि भारत को एक बहुत केयरफुल लेवल पर एक एयर डिफेंस शील्ड बनाने की आवश्यकता है, जो कि कुछ पिछले मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में क्लियर हुआ है। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में यूक्रेन के और रशिया के युद्ध का उदाहरण, गाजा इजराइल के युद्ध का उदाहरण, हूती रिबेल्स ने जो रेड सी में कार्यकाम किए थे आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले, उनके उदाहरण देते हुए ये बात बोली है कि भारत को आज जिस प्रकार के मल्टीपल लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन की आवश्यकता है उसमें उसको शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज सिस्टम्स एयर डिफेंस के लेवल पर, एंटी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी, रेडार्स, कमांड नेटवर्क्स, इन सारों को एक डिस्ट्रीब्यूटेड एयर डिफेंस ग्रिड के तहत बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने उजागर किया प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। प्रोजेक्ट कुशा एक बहुत ही क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है भारत की मिलिट्री का, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा डिस्पाइट कि उसके बारे में कुछ डिटेल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। आप इस चीज़ से अब अंदाज़ा लगाइए कि इनकी थिंकिंग ये है, एक आर्मी के ऑफिसर होते हुए, कि एयर डिफेंस, एयर पावर, इन सब का इंटीग्रेशन कैसे करना है। इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस की वजह से इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुना गया है, क्योंकि एक आर्मी मैन होने के नाते भी इन्होंने वो एक इंटीग्रेशनिस्ट थॉट दिखाया है जो भारत आज की डेट में थिएटर कमांड्स के काम में कर रहा है। चौथा, इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये बोला है कि भारत को अब ये रियलाइज करना है और भारत इस चीज को एक्सेप्ट करके बैठ चुका है कि आने वाले समय में आपकी यदि किसी देश के साथ लड़ाई, जिसमें से 2 ही प्रिंसिपल देश जिनके साथ ऐसी गतिविधियां उन्होंने कहा हो सकती हैं, चीन और पाकिस्तान, इनके लिए आपको टैकल करने की रणनीति इकोनॉमिक एसिमेट्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक एसिमेट्री का मतलब ये है कि आप ड्रोन्स का प्रयोग करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक 5 लाख रुपए के ड्रोन से आप एक 50 लाख रुपए के मिसाइल का रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। आप यदि 5 लाख रुपए का ड्रोन फेंकेंगे किसी दूसरे एनिमी के टेरिटरी में, लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसको कहते हैं, तो अगला एनिमी उसको टैकल करने के लिए 50 लाख का मिसाइल का प्रयोग करेगा। इस चीज से आप समझिए कि एक आर्थिक लेवल पर एसिमेट्री, इकोनॉमिक एसिमेट्री क्रिएट हो रही है। और ईरान ने अभी, जो आपने पिछले लगभग 1 महीना पहले की चल रही लड़ाई को ऑब्जर्व किया हो, ईरान ने पूरे के पूरे यूएस के मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स, इनको कैसे डिप्लीट किया, इसीलिए और इसी तरीके से डिप्लीट किया कि उसने अपने शाहिद ड्रोन्स का प्रयोग किया। ईरान की रणनीति मोज़ैक डिफेंस पे मैं कई वीडियोस आपके साथ इस चैनल पे बना चुका हूं। यही चीज़ उन्होंने भी उजागर करी कि भारत को इंडिजीनस ड्रोन प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्नोलॉजीज, ड्रोन जैमिंग करना, एयर स्पेस जैमिंग करना, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कहा कि इंडिजीनस प्रोडक्शन जो है उसको अचीव करने के लिए, अब यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पॉइंट समझिए, उन्होंने कहा कि ये पर्टिकुलर चीज़ अगर आपको इंडिजीनस लेवल पर बनानी है तो इसको स्टेट सेंट्रिक मत रखिए, क्योंकि भारत का इतिहास, डीआरडीओ के इतिहास और एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करता है कि मात्र अगर एक एजेंसी को सारा काम दे दिया जाए, जैसे डीआरडीओ थी, तो वो मात्र अकेली एजेंसी सारा काम नहीं संभाल सकती। काम को डिस्पर्स करने के लिए उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर, बड़े उद्योगपति और बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस, अलग अलग प्रकार के स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और एमएसएमईज, इन सबका एक इकोसिस्टम जो है भारत को क्रिएट करना है, ताकि भारत के पास एक वार्म प्रोडक्शन लाइन हो। ये वार्म प्रोडक्शन लाइन का कॉन्सेप्ट जो सीडीएस बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब ये है कि भारत को सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं चाहिए, भारत को इस मोमेंट पर चाहिए ऐसी फैक्ट्रीज जो सिर्फ क्राइसिस के दौरान प्रोडक्शन ना करें, बल्कि वो प्रोडक्शन करें अपने स्पेयर टाइम में भी इतनी
कि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन लाइन से जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स चाहे ड्रोन्स वगैरह हो उनको मैन्युफैक्चर करके उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करें। ये थॉट प्रोसेस महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर बात वही होगी, इस चीज़ पे चर्चा करने के बजाय और ये पॉइंट देशवासियों को बताने के बजाय चर्चा ये होगी कि देखो चीन पाकिस्तान को दे रहा है। अरे दे रहा है, हमें भी पता है। ऐसा नहीं है कि हम कान पे जो है, आँख पे जो है यहाँ पर पट्टी बांध के और बिल्कुल कान आँख नाक बंद करके बैठे हैं। हम भी देख रहे हैं, हमें भी पता है, हम करेक्टिव मेजर भी ले रहे हैं। लेकिन देशवासियों को ये बताना कि भारत की रणनीति क्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या पाकिस्तान और चीन की रणनीतियां क्या हैं और भारत कैसे उनके सामने जो है कमजोर है, वो बताना जरूरी है। ये चॉइस आपको लेना है। इस रीज़न से भारत के CDS की राइटिंग्स में एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंटली उजागर ये हुआ कि जब तक भारत इंटीग्रेटेड डोमेन पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेस, साइबर स्पेस, इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन वॉर, ये आठों के आठों एलिमेंट्स को इंटीग्रेट नहीं करता, तब तक भारत को एक प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट उजागर करना चाहूँगा कि CDS ने अपनी राइटिंग में एक पॉइंट बोला है। मैं इस बात से खुश हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि भारत के पास अपना नेविक सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम, जो कि GPS के मुकाबले का है, चाइना के बीडू के मुकाबले का है। लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि ये इस मोमेंट पर रीजनल लेवल पर ही कार्य करता है। इस मोमेंट पर ये भारत को सिर्फ इंडियन ओशन में सहायता ज़्यादा देता है। इसको पाकिस्तान और चीन के लेवल तक हमें अपग्रेड करना भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक टास्क है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने हाईलाइट करा, क्योंकि इससे समझ आता है कि वो किस विजन से आए हैं और क्या विजन को अब अपनाने जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट उन्होंने जो हाईलाइट करा वो ये है कि भारत को, और ये शायद मेरे चैनल के आप सभी सदस्य जितने भी यहाँ पर हो, आप इस बात से सहमत होगे, क्योंकि आपके कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ तो आप वहाँ पर ये बात उजागर भी करते हो, जो फाइनली CDS ने भी ये बात बोली कि भारत को नरेटिव वॉर पे काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि नरेटिव वॉर में ग्लोबल न्यूज़ हो, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन हो, फेक वीडियोस हो, प्रोपोगेंडा हो, डिप्लोमेटिक प्रेशर हो, परसेप्शन मैनेजमेंट हो, इसके साथ साथ ऑब्वियसली डीप स्टेट के जितने भारत के अंदर बैठे हुए नाग एजेंट्स हैं उनका प्रोपोगेंडा हो, इन सबको यहाँ पर टैकल करना और इसके तहत एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पाइपलाइन बनाना। शब्द पे गौर कीजिए जो उन्होंने प्रयोग किया, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पाइपलाइन। ये चीज़ से समझ आ जाता है क्लियर कट कि CDS इस मोमेंट पर किस विजन को लेकर आए हैं और इस विजन को अब वो इवेंचुअली कैसे अचीव करने जा रहे हैं। तो आई बिलीव कि ये जो जानकारी है, इस जानकारी से अब आपको क्लियर होगा कि द मैन कमिंग इन द न्यू पोजीशन हियर, जो CDS अब एक नई पोस्ट यहाँ पर अपनाने वाले हैं अगले महीने, वो किस विजन से आ रहे हैं। और उनका विजन इस देश की सेना के अंदर हो रहे रिफॉर्म्स और पूरी मिलिट्री के अंदर जो इकोसिस्टम उन्होंने प्रोडक्शन और इंडिजिनाइजेशन और आत्मनिर्भरता का क्रिएट करने की एक मुहिम उठाई है, वो किस दिशा में जाने वाली है। धन्यवाद।